नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भैश्चतुर्भे सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जिसमें ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसमें सभी ऑर्गन्स और शरीर के बहुत सारे चीजें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं और दुष्टि होती है। इसमें अपने धातु जो है रस, रक्त, मांस में दस्ती, मज्जा, शुक्र, सब जगह धातु पाक होता है। तो हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। यह रेयर डिजीज है, कभी कभी ही हमारे पास पेशेंट आते हैं, लेकिन इसकी चिकित्सा करते हुए आनी चाहिए। मैंने अपने सर के क्लिनिक में ऐसे पेशेंट देखे हैं बहुत सारे, तो इसीलिए मैं इस टॉपिक पे बताना चाहता हूँ। ये आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे हमेशा रहेगा और यूट्यूब में भी रहेगा, जिससे कभी आप लोगों के पास पेशेंट आए तो आप लोग ऐसे घबराएंगे नहीं कि हमारे पास तो इसका कोई जानकारी नहीं है, इसमें आयुर्वेद में क्या करना चाहिए। इसलिए मैं आज ये पोएम सिंड्रोम, POEMS सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब ये होता है बहुत सारी बीमारियों का समूह, इसलिए इसको पोएम सिंड्रोम बोलते हैं। और पोएम्स का जो है उसका अलग अलग हम लोग देखेंगे। तो पोएम्स में पी का मतलब होता है पॉलीनेफ्रोपैथी। इसमें नर्व डैमेज होता है, पेरिफेरल नर्व जो मसल्स को कंट्रोल करता है और सेंसेशन को पूरा कंट्रोल करता है। पॉली मतलब बहुत सारे नर्व्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो पी का मतलब हो गया। दूसरा होता है ओ। ओ मतलब ऑर्गेनोमेगैली। इसमें एनलार्जमेंट होता है सारे ऑर्गन्स का, जैसे कि लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स का एनलार्जमेंट। ठीक है। उसके बाद में ई। ई का मतलब होता है एंडोक्राइनोपैथी। इसमें एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, अपना हार्मोन सिस्टम, वो पूरा गड़बड़ा जाता है, तो इसलिए ई। एम का मतलब है मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर। इसमें जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं उनका डिसऑर्डर होता है। और एस मतलब स्किन चेंजेस। यहाँ पे स्किन में पूरा कलर चेंज हो जाता है, वहां पैचेस आते हैं, बहुत डार्क डार्क या थिकनिंग हो जाता है। इस तरह का ये पोएम सिंड्रोम बहुत सारी बीमारियों का ग्रुप है, इसलिए इसको पोएम सिंड्रोम बोलते हैं। अभी इसमें क्या दिखता है वो हम लोग बात करेंगे, मैं फोटो भी दिखाऊंगा। पहले हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। पोएम सिंड्रोम के पेशेंट आएंगे आप लोगों के पास, तो आप लोग घबराइएगा मत। ये जो हमारा जो कलेक्शन है सारे डिजीजेस का और आयुर्वेद की चिकित्सा, यह आप लोगों को कभी ना कभी तो काम आने ही वाली है। तो ये ना पोएम सिंड्रोम जो है, ये 2.5 गुना ज्यादा पुरुषों में दिखाई देता है स्त्रियों से अगर देखे तो। और जो 40 इयर्स से 50 इयर्स का एज ग्रुप है, इसमें ये पोएम सिंड्रोम ज्यादा दिखाई देता है। अगर हम लोग मैं आयुर्वेद का भी दृष्टिकोण इसमें बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा पहले मॉडर्न का भाग बताऊंगा। पोएम सिंड्रोम में पी का मतलब होता है पॉलीन्यूरोपैथी। मतलब इसमें क्या रहता है कि इसमें नर्व्स जो रहते हैं, पेरिफेरल नर्व्स जो मसल्स को कंट्रोल करते हैं, वो बहुत वीक हो जाते हैं, सेंसेशन का भी लॉस हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है कि अपने हाथ और पैर जो हैं बहुत कमजोर हो जाते हैं, और इतना वीकनेस होता है कि इंसान चढ़ नहीं पाता सीढ़ियां, चल नहीं पाता है। वो एक जगह बैठ जाता है तो बैठ ही जाता है, वो कोई सामान उठा नहीं पाता है।
अगर मोबाइल बोलेंगे मोबाइल पकड़ो तो नहीं पकड़ सकता। और उसमें सेंसेशन भी कम होने लगता है। पिन से प्रिक लें तो उसको पता भी नहीं चलेगा, सेंसेशन लॉस हो रहा है। वाइब्रेशन पता नहीं चलेगा उसको। और उसमें पेशेंट का टेम्परेचर और पेन ये तो नॉर्मल रहेगा, मतलब स्किन का सब चीज, लेकिन उसको कंट्रोल करना, होल्ड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। और इसमें अगर देखें तो क्रैनियल नर्व्स और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, वह नहीं इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि क्रैनियल नर्व देखे, ऑल्फैक्टरी नर्व, ऑडिटरी नर्व, मतलब सुनाई देगा उसको, फिर उसको स्मेल भी आएगा, उसको दिखेगा भी। क्रैनियल नर्व्स में कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन जो पेरिफेरल नर्व्स हैं उसमें ही केवल अफेक्ट हो जाता है। कभी कभी इसमें आंखों में होता है, तो जो ऑप्टिक डिस्क में स्वेलिंग होता है कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादातर नहीं होता है। तो ये पेरिफेरल नर्व्स का ही प्रॉब्लम होता है। बाकी क्रैनियल नर्व्स ठीक है, ऑटोनोमिक, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ठीक रहता है, मतलब पेशेंट का हार्ट बीट अच्छा रहेगा, किडनी फंक्शन अच्छा रहेगा, सब फंक्शन अच्छा रहेगा, सेंस ऑर्गन्स का भी फंक्शन अच्छा रहेगा, लेकिन वो उठा नहीं पाएगा कोई चीज, वो चल नहीं पाएगा, उसके हाथ पैर कमजोर हो जाएंगे। ऐसे इसमें दिखते हैं। मैं अभी फोटो दिखाऊंगा तो आप लोग को और समझेगा फोटो से। पहले हम थोड़ा ये डिस्कस करते हैं। फिर है ऑर्गेनोमेगेली, पोयम्स में ओ का मतलब ऑर्गेनोमेगेली। इसमें 50% पेशेंट जो रहते हैं उनके जो ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि, और ये आयुर्वेद के कैसे देखना है वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो इसमें लीवर हो गया, लिम्फ नोड हो गया और स्प्लीन, इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो अपने साइड से बढ़ जाते हैं। वहां पे ऐसे पैथोलॉजी रहती है, स्त्रोतोरोध रहता है बहुत ज्यादा। फिर है एंडोक्राइनोपैथी, ई का मतलब है एंडोक्राइनोपैथी। इसमें एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो बहुत ही ये हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। और उसके वजह से इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोप्रोटीलेक्टिनीमिया, डायबिटीज और ग्लूकोज इंटॉलरेंस ऐसे रहते हैं। तो अपना पूरा हार्मोनल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। और इसमें अगर देखें तो जो मेल पेशेंट है उनको टेस्टोस्टेरोन लेवल जो रहता है वो कम हो जाता है, और उनका इस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, विकृत रूप से इस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। तो उनको गैनेकोमेस्टिया जो रहता है, एनलार्ज ब्रेस्ट, ऐसे दिखाई देगा। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं शुक्र व स्त्रोतस की दृष्टि ज्यादा दिख रही है। ऑर्गेनोमेगैली अगर है तो रक्त व स्त्रोतस के मूल स्थान में दृष्टि हो रहा है। पॉलीनेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, तो इसका मतलब है वहां पे मज्जा व स्त्रोतस की दृष्टि है, ये दिखने लगता है। स्किन में अगर देखें, अच्छा, मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल डिसऑर्डर, एम का मतलब ये है। इसमें ऐसा रहता है कि इसमें हमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो रहते हैं हमारे, जो बॉडी में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, वह बहुत ही खराब हो जाता है। बोन मैरो की बायोप्सी में कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं, प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर आते हैं कि मल्टीपल सेल्स बढ़ने लग रहे हैं, ऐसा हमें एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स बढ़ने लगते हैं शरीर में। स्किन चेंजेस में अगर देखें तो बहुत ज्यादा पसीना बहुत ज्यादा आता है, फिर उसमें बहुत ज्यादा फ्लशिंग होता है स्किन। फिर नेल्स खराब हो जाते हैं, नेल्स में क्लबिंग होता है, क्लबिंग मतलब आगे गोल ऐसे हो जाएगा, क्लबिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसमें स्किन और फैटी टिश्यू है उसमें नेक्रोसिस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी के साथ में अगर पोएम सिंड्रोम देखें तो हैरिसन के बुक में क्या बताया है कि वेट लॉस बहुत होता है, फटीग बहुत ज्यादा होता है। हैरिसन का इंटरनल मेडिसिन के बुक में देखें तो इसमें असाइटिस भी होता है, अग्नि मंदता के वजह से जलोदर हो रहा है, पेरिफेरल इडिमा हो रहा है, प्लूरल इफ्यूजन हो रहा है, पल्मोनरी डिजीज हो रहा है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज हो रहा है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है, रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस हो रहा है। तो ऐसा हम लोग देखते हैं। तो हमें पता, और इसको कैसे पता चलेगा, तो टोटल ब्लड काउंट हम लोग चेक करते हैं, उससे पता चलता है ये सर बढ़ा हुआ आएगा। उसी तरह से हम लोग ग्लूकोज लेवल HbA1c देखते हैं, वो बढ़ा हुआ आता है। फिर उसके बाद में यूरिन टेस्ट करते हैं, तो उसका और स्पेसिफिक टेस्ट होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ सीरम एंड यूरिन टू टेस्ट फॉर मोनोक्लोनल इम्यूनोग्लोबुलिन। यूरिन का एक स्पेशल टेस्ट होता है, उससे हमें कंफर्म हो जाता है। फिर उसके बाद में लंबर पंक्चर करते हैं तो CSF का प्रोटीन लेवल जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। एक्सरे करने से हमें ऑस्टियोस्क्लेरोटिक लीजन्स दिखाई देते हैं, मल्टीपल लीजन्स दिखाई देते हैं पूरे बोन्स में। फिर उसके बाद में डीमाइलिनेशन दिखता है नर्व्स में, जैसे कि वायर होता है, अपना इलेक्ट्रिक वायर होता है, उसमें एक कवरिंग होता है, तो उससे हमें करंट नहीं लगता। तो डीमाइलिनेशन मतलब जो अपने नर्व्स है उसका माइलिन शीथ कम हो रहा है, या फिर वो घिस रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए डीमाइलिनेशन
ऐसा दिखने लगता है या डीजनरेशन दिखने लगता है। लिम्फ नोड देखेंगे बायोप्सी करने से तो एनलार्ज लिम्फ नोड भी दिखेगा, एक्सरे में भी दिखाई देगा। और स्किन में देखेंगे स्किन बायोप्सी तो स्क्लेरोडर्मा दिखेगा, हाइपर पिगमेंटेड लीजन्स दिखाई देंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पूरा अगर हम एनालिसिस करें पोयन सिंड्रोम को, तो इसमें कहीं ना कहीं शोफ है, मतलब लीवर स्प्लीन और लिम्फ नोड में शोथ है बहुत ज्यादा। मोनोक्लोनल प्लाज्मा डिसऑर्डर है, इसमें भी शोथ है। स्किन चेंजेस में भी शोथ है, शोथ जैसा पूरे सर्वांग शोथ जो आयुर्वेद का बताया है वैसे सिम्टम्स ज्यादा दिखाई देने लगते हैं। और ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है, इसका इलाज एलोपैथी में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें इसको अच्छे से समझना चाहिए, और फिर हम अगर इलाज करते हैं तो हम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं। एलोपैथी में सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट रहता है, रेडियोथेरेपी वगैरह जैसा सिम्टम वैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद जो चिकित्सा करता है, जैसे शोधन करके, दीपन पाचन करके, धातुओं का संवर्धन रसायन देके, वो कोई भी नहीं कर सकता है। तो जैसा जैसा सिम्टम्स हमें मिलेगा, हमारे सर ऐसा बताते हैं कि कोई भी ऐसे बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं तो आप पहले ये देखिए कि कौन कौन सी बीमारी है इसमें। तो इसमें पांडु रोग भी आ रहा है, इसमें विसर्प भी आ रहा है, इसमें अस्थि व स्त्रोतस की भी दृष्टि है, मांस व स्त्रोतस की भी दृष्टि है, मज्जा व स्त्रोतस की भी दृष्टि है, शुक्र व स्त्रोतस की भी दृष्टि है। सारा चीज एक लाइन में लिख लेना है। फिर वात के कौन से सिम्टम है, पित्त के कौन से हैं, कफ के कौन से हैं, इस तरह से हमें वो सारी चीजें लिख लेनी है, कौन कौन से सिम्टम दिख रहे हैं। अब हम चिकित्सा जब करते हैं तो हमें एक एक चीज पे विचार करके देना है। अगर शोथ है सब जगह तो हमें क्या करना है कि शोथ को ठीक करने के लिए हम लोग दशमूल का काढ़ा दे सकते हैं, पुनर्नवा का काढ़ा दे सकते हैं, पथ्या पुनर्नवादी कषाय दे सकते हैं, अर्ध बिल्व कषाय दे सकते हैं, शुंठी बलादी कषाय दे सकते हैं। बल भी बढ़ाना है, शोथ को भी ठीक करना है। इसी तरह से हम लोग इसमें त्रिफला चूर्ण, सुदर्शन चूर्ण, जैसा कंडीशन है वैसा हम लोग दे सकते हैं। दूसरा इसमें फेज भी रहता है। पोयन सिंड्रोम जब डायग्नोस हो जाता है, पहला फेज में शोथ रहता है, लेकिन आगे का जो सेकंड स्टेज रहता है उसमें धातुपाक होता है, धातुगत वात चला जाता है, और क्षय अवस्था बहुत ज्यादा होती है, और आवरण भी होता है, और धातु क्षय भी ज्यादा होने लगता है। तो हमें इसमें धातुपाक को रोकना है, क्योंकि धातुओं में वो जा रहा है, मज्जा व स्त्रोतस को भी दुष्ट कर रहा है, फिर उसके बाद में ऑर्गन्स को भी डैमेज कर रहा है, फिर उसके बाद में स्किन को भी खरा है, धातुपाक हो रहा है, क्षय की अवस्था हो रही है। इसलिए हमें कुछ जीवनीय द्रव्य देना है। तो जीवनीय गण का काढ़ा दे सकते हैं, अष्टवर्ग कषाय दे सकते हैं, माश बला, आत्मगुप्तादि कषाय, आत्मगुप्ता कपि कच्छू, माश मतलब उड़ीद, और बला ऐसे बृहणीय ऐसा कषाय दे सकते हैं। फिर वायु को शमन करना है तो महारासनादि कषाय शुंठी चूर्ण के साथ दे सकते हैं, सहचरादि कषाय दे सकते हैं, और उसमें बस्ती दे सकते हैं, सहचरादि आवर्ती तेल का, जो 101 आवर्ती वाला तेल रहता है वो दे सकते हैं। जो ऐसे कंडीशन है, अगर इसमें पेट साफ नहीं हो रहा है तो षडधरण चूर्ण। बल देना है तो हमें मज्जा को भी बल देना है, मांस को भी बल देना है, शुक्र को भी देना है, तो अश्वगंधा चूर्ण अच्छा है, कपिकच्छु चूर्ण अच्छा है। फिर उसी तरह से इसमें हमें गुलिकाएं भी देनी पड़ती है, अगर कुछ गांठ जैसा हो रहा है तो हम इसमें नवक गुगुल, कांचनार गुगुल, मेदोहर गुगुल ऐसे दे सकते हैं। और इसमें पूरी तरह से रसायन देना है तो सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, फिर पूर्ण चंद्रोदय रस दे सकते हैं। और इसमें हम लोग अभ्यंग कराते हैं तो वायु का शमन करना है तो सहचरादि तेल, पंच स्नेहम, धानवंतर तेलम ये दे सकते हैं। शिरो पीछू दे सकते हैं क्योंकि डीमाइलिनेटिंग डिजीज है ये, डीमाइलिनेशन हो रहा है नर्व्स में, तो हमें, और वो भी पेरिफेरल नर्व्स में, तो इसमें अभ्यंग और शिरो पीछू, धानवंतर तेल का या शीरबला तेल का। इसी तरह से इसमें नस्य दें शीरबला तेल का। और इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे हम लोग रेगुलर ट्रीटमेंट देते हैं वैसे ही देना है। हमें धातु पाक को रोकना है और रसायन देना है, जैसा कंडीशन है वैसा। अभी मैं इतना, मेरे पास इतना ही साहित्य है, मेरे सर ने मुझे इतना ही बताया। आप लोग अगर कुछ इस पे बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं? ये कुछ रेयर डिजीज है लेकिन आते हैं, दुनिया में 1-1.5 हजार लोगों को है पूरी दुनिया में ऐसी बीमारी, लेकिन है। किसी को कुछ बोलना है इस टॉपिक पे? अगर बोलना है तो बोल सकते हैं। अगर आप लोगों ने पेशेंट नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग देखेंगे तो आप इस पे इलाज करिएगा।
सिद्ध मकर ध्वज, जहाँ पे मज्जा की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, अस्थि व स्त्रोतस, सारे स्त्रोतस को हमें अच्छा करना है। हमारा तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही रहता है, कोई भी बीमारी रहे तो हमें धातुओं को बल देना रहता है। पहले हमें दीपन पाचन अनुलोमन से शुरू करना होता है, तीनों दोषों को साम्यावस्था में लाना होता है, मल को साम्यावस्था में लाना पड़ता है, दोष धातु मल को साम्यावस्था में ला के फिर अग्नि को बढ़ा के और धात्वग्नि को और अच्छा प्रदीप्त करते करते फिर रसायन चिकित्सा में जाते हैं। रसायन में हम लोग कितना, चरक संहिता में कितना रसायन, पाद में कितना बढ़िया बढ़िया रसायन बताए, वो बताए। नहीं तो स्वर्ण के रसायन जैसे सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मलिनी वसंत और ये सब दे सकते हैं, या वृक्ष दवाइयां जो है जो नए सेल्स बनाते हैं वो देते हैं हम लोग, तो हमारे पेशेंट काफी हद तक ठीक हो जाते हैं। ये मेरे सर के क्लिनिक में मैंने देखे हैं बहुत सारे पेशेंट जो कहीं ठीक नहीं होते लेकिन आयुर्वेद से ठीक हो जाते हैं। इसमें टाइम लगता है, 3 साढ़े 3 साल लगता है, धीरे धीरे ठीक होते हैं। तो मुझे इतना ही बताना था। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पर? जी सर, प्रणाम सर। जी। सर, मेरा तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है इस बीमारी के बारे में, लेकिन आपने इतना सुंदर तरीका से एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई अब पेशेंट आता है तो डेफिनेटली इसको हम अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। और जहाँ तक आप सर इसका जो पोएम्स के बारे में बताए कि पी अक्षर पोलिनिप्रोपैथी को ऑर्गोनोमेगैली डिटेक्ट करता है, इंडोक्राइनोपैथी करता है, तो कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें और स्किन का भी रिलेटेड है, तो स्किन के भी तो हम देख रहे हैं कि वात पित्त कफ तीनों इसमें इन्वॉल्वमेंट है। स्किन का जहाँ पर हाइपर पिगमेंटेशन वगैरह हो रहा है वहाँ पर भ्राजक पित्त की दृष्टि हो रही है, और जहाँ भी मेगेली वगैरह आ रहा है वहाँ कफ के बारे में विचार करेंगे। और पहला जो है पोलिनिप्रोपैथी के बारे में बोल रहे हैं, तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम डिस्टरबेंस है। तो यहाँ पर अगर हम जैसे बात, चूंकि जहाँ पर कफ की वृद्धि हो रही है तो निश्चित रूप के स्रोत अवरोध हो रहा है, स्रोत अवरोध के कारण बात का वृद्धि होगा। फिर बाद में अगर स्रोत का जो है वहां पर अवरोध को दूर करके और फिर बाद में हम अगर रसायन चिकित्सा करते हैं, दीपन पाचन अनुलोमन अनुलोमन करते हैं, तो हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अच्छे तरह से। और इस पे थोड़ा सा हमको पित्त पे भी काम करना होगा। अगर स्किन का कलर में भी आ रहा है तो भ्राजक पित्त को सही करना होगा। और सभी धातु, जितने भी धातु है, धातु पाचक मतलब ये तो हमको लगता है कि सभी धातु इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। तो शुरू से रस पाचक, रक्त पाचक, ये सब भी अल्टरनेट करके देना होगा। और जहाँ तक श्वेत शोथ वगैरह है उसमें 10 मूल वगैरह, एरंड मूल, 10 मूल, ये सब चीज को एड ऑन करते हैं। वात पित्त कफ तीनों की चिकित्सा इसमें करना होगा। और मेनली जो है कफ का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रहा है। अगर हम इसको बांटना चाहे तो हमको लगता है कि 60% इसमें कफ का ही है, फिर वात का है और पित्त का भी है। तो कर सकते हैं सर, आप तो बहुत सुंदर तरीका से आपको असली एक्सप्लेन किया। में यहाँ बताने का उद्देश्य क्या रहता है, ये सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के लाके, कि जी। जब भी आपके पास पेशेंट है तो हमारे पास एक विजन रहे कि हमें इस तरह से देखना है पेशेंट को। बाकी जी। चिकित्सा तो आप लोग कर ही लेंगे, उतना तो आप लोग को एक्सपर्टाइज है ही, लेकिन एक आइडिया आ जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं ऐसे पेशेंट को, इसीलिए ऐसा। अभी न्यूरोपैथी है तो समझ आ रहा है ना कि मज्जावस्त्रोतस की दृष्टि हो रही है, ऑर्गेनोमेगेली है तो रक्तवस्त्रोतस की दृष्टि हो रही है, लिम्फेडेनोपैथी है तो रस पाचक रक्त पाचक और सारे रक्त पे काम करने, रक्त शुद्धिकर द्रव्य देना है। एंडोक्राइनोपैथी है तो यहाँ पे रसवस्त्रोतस रक्तवस्त्रोतस पे काम करना पड़ेगा। और जैसे बीमारी जैसे डायबिटीज है तो मधुमेह की चिकित्सा, हाइपोथायराइडिज्म है तो थायराइड की चिकित्सा, फिर उसके बाद में मोनोक्लोनल कंपोनेंट है वो तो हमारे रसायन से कवर हो जाएगा। स्किन चेंजेस है तो हम कुष्ठ की चिकित्सा करेंगे, वेट लॉस है तो हम ब्रीहन करेंगे। मतलब उद्देश्य यही है यहाँ पे ये बोलने का कि एक आइडिया आ जाए आप लोगों को, आगे कभी पेशेंट आए तो घबराए नहीं कोई भी हमारे चिकित्सक लोग। जी। कंचन मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? जी सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत बढ़िया समझाया सर आपने। और बहुत ही मतलब ये आजकल जैसे अनुक्त व्याधियों में हम इन्हें लेंगे। और आपने जैसे बताया कि हमें दोष निकालने हैं, धातु निकालने हैं, फिर संप्राप्ति बना के उसको ट्रीट करना है। एकदम प्रॉपर वे से हम अगर जाएंगे ना, तो हाँ, जितनी भी अनुक्त व्याधियां हैं जो कि हम जिसे नाम नहीं दे सकते हैं,
बहुत सारे डिसीज ऐसे लेके आते हैं कि पेशेंट बोलता है मुझे SLE है, हमें मतलब ऑटो इम्यून डिसीज है, कोई भी ऐसे नाम लेके आता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो हमें सबसे पहले वो दोषों को निकालना है, फिर कौन से स्रोतों से इन्वॉल्वमेंट है, कौन से धातु इन्वॉल्वमेंट है, मल मूत्र क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस पूरा निकाल के पूरे अच्छी से संप्राप्ति बनाए हम आयुर्वेद के हिसाब से, और फिर उसे ट्रीट करें। और बहुत ही अच्छा बताया सर आपने, जैसे कि हमें दोषों को बैलेंस करना है। बाकी जो धातुओं में जो आम निर्मित है, क्योंकि इतनी सारी धातु इन्वॉल्वमेंट है, मतलब 100% वो आम की वजह से ही पूरा डिस्टर्ब है। पहले तो हमें आम पाचन कराना है, जैसे आपने बोला लंघन देना है, दीपन पाचन करा के फिर मतलब यहाँ पे हमें दोनों दिख रहे हैं स्रोत, तो अवरोध भी दिख रहा है, एक हमें क्षय भी दिख रहा है, मतलब दोनों संप्राप्ति ये बॉडी में मिलती है। तो यहाँ पे हमें पूरा अच्छे से शोधन करा के पूरा अच्छे से मतलब उसको जीवनीय द्रव्य दे के पूरा अच्छे से ट्रीट करना है। ये पेशेंट में मानस रोग भी ज्यादा दिखने की संभावना होगी, क्योंकि मैंने जितने भी ऑटो इम्यून डिसीजेस देखे हैं अभी तक, उसमें मुझे मानस दोष इन्वॉल्वमेंट 100% मिलता है। क्योंकि ये पेशेंट ऐसे होते हैं ना, जैसे जैसे 1 साल हो जाता है, क्रॉनिक हो जाते हैं, उनको पता नहीं होता है कि किस वजह से है, और जब तक उनको डायग्नोसिस ही नहीं आता है तब तक उनको लगता है एक एक बीमारी एड ऑन हो रही है। तो वो फिर सोचना बहुत स्टार्ट कर देते हैं, और सोचने की वजह से और ज्यादा वायु वात वृद्धि होती है, पित्त वृद्धि होती है, मतलब पूरा सिस्टम और बिगड़ जाता है। तो यहाँ पे हमें उनका मानस चिकित्सा भी यहाँ पे करते रहना चाहिए। और बहुत सुंदर बताया सर आपने, जैसे हम अनुक्त व्याधियां देखते हैं चरक संहिता में जो बताई है, तो उसी हिसाब से हमें ट्रीट करना चाहिए, तो हम शायद यहाँ पे भी सफल हो जाएंगे। बहुत सारे जैसे मैंने ऑटो इम्यून डिसीज में तो काफी हद तक जैसे जो आप पढ़ाते हो तो उस हिसाब से मैंने ट्रीट करना स्टार्ट किया, तो मुझे काफी अच्छा सफलता मिली है। पर ये डिसीज मैंने अब तक नहीं देखा है, पर जरूर मैं मेरे पास अगर पेशेंट आता है तो मैं इसी तरीके से उसको ट्रीट करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच सर। केवल यही नहीं, ऐसे और चैलेंजिंग केसेस आएंगे, क्योंकि जी अभी समय बदल गया है। चरक संहिता में जो बीमारियां उस टाइम पे लिखी थी वो लिखी थी, अभी समय के हिसाब से और बीमारियां आने वाली हैं। क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, वहां पे यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, वहां पे हमास और इसराइल का युद्ध हो रहा है। तो उसके वजह से कुछ कुछ और नई नई बीमारियां आने वाली हैं, या फिर जैसे कोरोना वायरस अचानक आ गया। तो हमें यही चीज एक हमारा यही है कि हम दोष धातु मल देखते हैं, अग्नि देखते हैं, स्त्रोतरोध देखते हैं, बेसिक वही रहता है और चिकित्सा वही रहती है, लेकिन हम लोग घबराना नहीं चाहिए आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग को। जी मैम, थैंक यू मैम। पल्लवी मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर, मुंबई की डॉक्टर? सर, जी। हाँ सर, आपने बहुत अच्छे से सर समझाया। मैंने भी इसके बारे में सुना नहीं था, पोएम सिंड्रोम के बारे में, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे से सर समझाया अगर है। आपके पास अचानक पेशेंट आ गए मुंबई में कोई, कि हमें पोएम हाँ, सिंड्रोम है, आप बताओ, तो आप क्या घबरा जाएंगी? घबराना नहीं है आपको, आपको ट्रीटमेंट देना है। बराबर बराबर। तो सर, मुझे जितना समझ में आया है, तो यहाँ पे सभी धातुओं की दृष्टि रहती है। और आपने जैसे बोला कि पूरे ऑर्गन ऑर्गन की मेगाली मतलब पूरे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं और खुल जाते हैं। वहां तो पे उसमें सर स्त्रोतोरोध हम, होता है ना, स्त्रोतोरोध होता है, हाँ इसलिए मिगैली हो रहा है। सांस ले रहे हो, बराबर। वायु भी है तो उस वो स्त्रोतो। वायु का ही लक्षण है ना सर? जी, मेगाली होना मतलब वायु का ही लक्षण है ना, वो कि वो वायु बढ़ गया फुला रहा है, है, सांस क्योंकि बढ़ रहा है, स्त्रोतोरोध हो रहा है, तो वो ऐसे बलून की तरफ फुला रहा है स्त्रोतोरोध की वजह से। फुला रहे बराबर। तो उसमें सर पूरा स्रोतोशोधन करके हम बस्ती भी दे सकते हैं ना सर, कि वायु का गति अगर अच्छा हो जाएगा तो जी थोड़ा सा तो कम हो जाएगा ये जी मेगाली। जी और दूसरी बात आपने डीमाइलेटिंग शीट की कही, तो उसमें भी हम सर पंचामृत लोह गुग्गुल है, सप्तामृत लोह गुग्गुल है, तो ये ऐसे ड्रग भी दे सकते हैं ना सर जी इसमें। जी और बाकी पूरा धातु पे चिकित्सा करेंगे, एक एक धातु पे। और तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे सर। जी, बहुत अच्छा बताया सही मैम कह आप। रहे हो ना? जी, सही हाँ, बता रही, सही बता रही थैंक यू। है। हाँ, डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप ऑटो इम्यून डिजीजेस पे क्या आपका अप्रोच रहता है, कुछ आपके विचार बताइए मैम। मनीषा मैम, जो जितने भी ऑटो इम्यून डिजीज आते हैं, SLE डिजीज हो गया, रियोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, इसमें आप कैसा सोचती हैं? मनीषा मैम शायद पेशेंट देख रही हैं। जी सर, मैं थोड़ी देर में ज्वाइन करी, मैं थोड़ा लेट भी ज्वाइन की हूँ सर। हाँ, कोई भी ऑटो और इम्यून डिजीज में
जिसमें मल्टीपल ऑर्गन, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व रहते हैं। आपका क्या विचार रहता है? जी सर, पहले तो रोगी को हमको दोष दृष्टि को ही पहचानना पड़ता है कि उसका क्या है। और प्राथमिक तौर पे हम उसको देखते हैं नाड़ी परीक्षण करने के पश्चात, और सर्वांगीण परीक्षण जैसे 10 विधि में परीक्षण करने के पश्चात देखते हैं, और उसकी जो हिस्ट्री लेते हैं, बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्योर हो रहा है, तो हमें सबसे पहले उसकी संप्राप्ति में ये निकालना पड़ता है कि वात उसका उग्र है या वात के साथ कफ है। वात कफ के साथ यदि पित्त भी अनुबंधित है, तीनों दोष चलायमान चल रहे हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले ये एनालाइज करके, विभक्त करके, हमें सबसे प्रथम वात का शमन करना पड़ता है। वात का शमन करके, अनुलोमन करके, और फिर हम पित्त के ऊपर काम करते हैं। पित्त के लिए विरेचन अर्थ जो भी औषधियां हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, उसको देने के बाद फिर कफ के लिए काम करते हैं। तो सर यदि ये दो नाड़ियों को भी हम यदि बैलेंस कर लेते हैं, तो तीसरे को फिर हम रिकवर कर लेते हैं, और ये आयुर्वेद में ही हो पाता है। बाकी अदर में तो मैं नहीं समझ पाती हूँ। ऑल लाइफ वो फिर मेडिसिन खाते रहते हैं, चलते रहते हैं, खाते रहते हैं, ऐसे चलता है। तो यदि हम दो को भी हमें दोषों को यदि कवर कर लेते हैं, यदि पित्त और वात का शमन कर लिए, तो फिर कफ के लिए हमें प्रॉब्लम नहीं जाता है। तो मेरा ये एक अलग तरीका है डायग्नोस करने का और ट्रीट करने का। तो सर इसमें जल्दी व्याधि भी पकड़ में आ जाती है, और पेशेंट को इम्यूनिटी भी बढ़ा लेते हैं, और शोधन करके फिर उसको लॉन्ग लाइफ के लिए हम क्योर भी कर पाते हैं। जी सर। देखिए, क्या होता है ना कि यहाँ इंडिया में 10-12 लाख तो बीएमएस डॉक्टर हैं ना, 10-12 लाख तो होंगे अप्रोक्सीमेटली आयुष के डॉक्टर्स। तो सब लोग सर्दी खांसी बुखार जॉइंट पेन ये सब तो करते ही करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, कुछ अलग करेंगे। आपने पेशेंट ठीक किए और इसका टेस्टिमोनी आपने वायरल किया सब जगह, फेसबुक पे और सब जगह किया, आपने मीडिया में डाला कि हमने पोएम सिंड्रोम ठीक किया, या कॉपर टॉक्सिसिटी से विल्सन डिजीज ठीक किया, या एसएलई डिजीज किया, तो लोग आपके पास आएंगे, पूरी दुनिया से आएंगे। तो ये ना अपना यश और कीर्ति बढ़ाने के लिए कुछ अलग करना चाहिए हम सबको। अगर हम केवल वही वही करेंगे, वही वही करेंगे, जिंदगी तो उसी में बीत जाएगी। वो करना गलत बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को कुछ नया भी करना है। ऑटोइम्यून डिजीज जो है, जो कहीं नहीं ठीक होता है, वो आपको ठीक करना है। जैसे कि आपने मनीषा मैम बताया था, किसी इंसान को दिखाई नहीं दे रहा था, आपने बृहदवासकादि कषाय दिया, सप्तामृत लो दिया, नस्य दिया, उसको दिखाई देने लगा। तो आपका नाम कितना हुआ कि ये अंधे इंसान को भी दिखाई देने लगा इनके पास। ऐसा करेंगे तभी तो नाम होगा। हमें यश चाहिए, हमें कीर्ति भी चाहिए। हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा नाम होना चाहिए, पैसा भी चाहिए हमें। इसीलिए आप लोगों को ऐसे डिजीज लेना ही है और घबराना नहीं है। भगवान का नाम लेके कंसर्न लिखवा के और करना है आप लोगों को। जी सर, जी सर, सुबह भी वो पेशेंट बहुत परेशान किया, लेकिन अभी ठीक है सर, वीडियो ली हूँ मैं। क्या खुश है। क्या वो बताइए, क्या हुआ उसका, हाँ बताइए। सर, वो बहुत बहुत पेन था उसको, एकदम खड़े भी नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली उसकी ठंडी की मदर वजह ने से वात का प्रकोप हो गया होगा वहां पे। हाँ थोड़ा सा मैम नेटवर्क एरिया में आइए, आपका आवाज नहीं आ रहा। और वो लेपन भी भट दिया उसको बिना गीला किए, मतलब उसको बैटरी एक्चुअली। अभी आया सर? नहीं, आवाज नहीं आ रहा मैम, एक बार फिर से बताइए। थोड़ा सा आया फिर चला गया। एक बार थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए और अच्छे से बताइए कि क्या हुआ। पेन हुआ, जी बस जी, इतना समझ आया। अभी आ रही है? अभी आ रही है, हाँ। हाँ सर। हाँ सर, बहुत पेन था, तो वो उसके मदर लोग ले गए उसको सर्जन के यहाँ। बोला कुछ भी कराओ, अब भी कराओ मेरा सर्जरी, अब भी मैं नहीं सह सकता हूँ। सर्जन के यहाँ ले गए तो फिर उन्होंने वही बताया कि तुमको 4-5 दिन यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा, और सर्जरी करेंगे, और 2 महीने तक तुमको यहाँ रह के ड्रेसिंग कराना होगा। और वो परेशान हो गया क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसका पीएससी का एग्जाम है। तो बोले ये कैसे होगा। फिर वो लौट के फिर यहाँ आए। फिर वही मैं आपको पूछी कि कैसे करेंगे, तो पेन बोला कि किसी भी तरह से आप कुछ भी दो, मेरा पेन कम करो। बोले मैं डाइक्लोफेनेक और ये सब तो नहीं दूंगी, बट रुक जाओ। फिर उसको नाड़ी स्वेद दी सर। जी। और साथ में एक ऑर्थोम करके मेरे पास था, ये संधिवात के लिए थोड़ा सा पेन को सबसाइड करता है वो। तो वो एक पुड़िया मैंने उसको पूरा दे दी, और नाड़ी स्वेद दी मैंने। मतलब उसमें क्या घटक द्रव्य क्या है? मैं डाल दे रही हूँ सर आपको इसमें, जी अभी डाल जी, दे रही हूँ। ठीक तो है।
हाँ सर, तो वो उसमें उसको पेन 15 से 20 मिनट में काफी कम हुआ, फिर वो छूने दिया, फिर नाड़ी स्वेद करी उसको, निम्बादी पत्र और ये निर्गुंडी रस आदि डाल करके, उसमें थोड़ा सा अजमोदा भी डाली। उसको फिर नाड़ी स्वेद इजीली देने दिया, फिर मैं उसको ड्रेसिंग भी की, और उसका वो जो वुंड है वो काफी ऊपर आ गया है, ऊपर आ गया है, वो 1-2 दिन में फट जाएगा वो। तो फिर आप उसको उससे बोल दीजिए ना अभी दशा कि मेथी और हल्दी आज रात को भी लगा लेवे। वो बोल रहा क्योंकि है कि जो भी करना है आप करिए, मम्मी से मत करने क्या है दीजिए। ना, आप भी माँ भी हैं, वैद्य भी हैं। आप ना क्या है ना कि जब ठंडी उसको लग जा रही है तो सुबह का जो ठंडी है उससे पेन बढ़ हाँ, जाए। पेन बढ़ जा रहा है या वॉशरूम जा रहा है, जो भी उसका लेपन अच्छे से नहीं हुआ, जो भी हुआ कुछ, यहाँ थोड़ा वेदर भी बहुत, बारिश भी हो रही, ठंडा भी है, तो जी। सर उसका जैसे वायु का शमन हुआ, पेन सब साइड हुआ, और मैंने धारा दिया, थोड़ा सा पिछू रखा, इसके बाद स्टीम करके, और फिर दशांग, और साथ में थोड़ी एक हरिद्रा है मेरे पास, वो अलग से आता है, उसको भी मैं पिक डाल दूंगी, और सर उसमें थोड़ा मैं वचा भी मिला दी, और इसको अच्छे से लेप बनाई, लेप बना कर उसमें नींब एरंडादी डाला मैंने लेप में, थोड़ा स्निग्ध हो जाए, क्योंकि वो रुक्ष होने से खींच रहा, तो बार बार बोल रहा मेरे तो और कितने बाल तोड़ हो जाएंगे, कितने सारे बाल खिंच जा रहे हैं, तो स्निग्ध करके, और फिर उसको सराउंडिंग सी शेप में उसको मैंने लगा दिया, सुबह लगा के फिर शाम को आया फिर लेपन के लिए, तो फिर स्टीम करके फिर लेप करी, और वस्ती के लिए तो चिल्ला रहा था कि बिल्कुल बिल्कुल नहीं करा सकता, मैं छू नहीं सकता, छूने नहीं दिया, बहुत मुश्किल कर रहा था, तो अभी बोलता है कि अब जो करना है आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अब मैं लगता है कि जिंदा बचूंगा, लेकिन नहीं नहीं, ठीक हो जाएगा, 1-2 दिन का है बात, जहाँ फट गया वो क्लियर हो जाएगा। सर वो आज बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है, मैंने वीडियो भी बनाई हूँ मैं, और फिर आप मैं वीडियो, आपको भी करूँगा। लेकिन रात को और मेथी और हल्दी का लेप रात को रोज लगा दीजिए तो। तो मैं ही करूंगी सर, वो मदर को नहीं करने दे रहा है, वो तो बोला ठीक कि है वो ना, सब। 10 बजे, 9-10 बजे बुला के और कर दीजिए उसको। जी आप ही जी जी रात भर जी रहेगा तो उसका प्रोटेक्शन रहेगा ना मेथी की वजह से, फिर ठंडक नहीं जी जाएगा। जी जी सर, जी सर, और ये लेप भी बहुत अच्छा काम कर रहा है उसमें, और मेथी का मैं ही बना करके उसको करवा दे रही हूँ मैं। हाँ करवा दीजिए। एक 1-2 दिन में घंटा लगेगा ना। सूखने में, लगाने के जी। बाद थोड़ा सूखने में आधा 1 घंटा लगता है। सूख हाँ जाए तो लेटा उसको दिया। छोड़िए। जी जी जी, दोपहर में उसको यहीं रख लूंगी। हाँ और सर अभी अच्छा लगा, वो लड़का बहुत परेशान कर दिया, आज पेशेंट भी थे, एक आर्मी वाला भी आया था, उसको भी स्क्लेरोसिस है और लंबर पेन है, वो भी एक तरफ से रो रहा, खिंच रहा था पूरा, उसको साइटिका का ट्रीटमेंट दे रहे थे, एक्सरे कराई, तो मैं अभी पोस्ट करूंगी सर, तो बोला कि मैं 28 दिन से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, यहाँ भी ले रहा हूँ, वहां भी लिया, सब में लिया। नहीं, अभी क्या है ना, ठंडी है ना, आपने कहा बारिश हो रहा है तो जी ऋतु विपर्य होने से पेन बढ़ जाएगा सभी को। सर, मैं खुद भी अस्वस्थ हूँ, अभी मेरे को पूरा एकदम ट्राइजेमिनल का ही सिम्टम्स आ रहे हैं, मैं बिल्कुल पेशेंट लेने ही नहीं चाह रही थी, लेकिन वो लोग पीछे पड़े, और फिर सर्जरी में भी जा रहे हैं, तो मैं बोली चलो अच्छा हुआ जाने दो, फिर लौट के आ गए वो, और फिर यहीं ठीक होंगे वो। हाँ ठीक जी होंगे ना सर। आपके। जी मेन जी आप सो। वही दोष दूष्य समूर्छना देख रही हैं, दोषों को शमन करिए तो हो ही रहे। जी, और वो AKT वगैरह भी मैं चला दी हूँ अच्छे से, जी और धन्वंतरम गुलिका चला दी हूँ कि पेन और वायु का भी शमन करे, वायु गुलिका भी दे दी हूँ, और वायु शमन के लिए दीजिए, पेट साफ करने के लिए भी दे दी हूँ, बाकी अब इसके बाद कल देखती हूँ सर। आप ये ऐसे सब पेशेंट ठीक रही ना तो वो सर्जन खुद बोलेंगे कि आप उनसे ही कराओ, हमसे मत कराओ। अच्छा है। मेरे पास भी ऐसे ही करते हैं, जब रेक्टल एब्सेस होता है ना तो सर्जन लोग खुद ही बोलते हैं कि वो डॉक्टर अरविंद पाठक के पास जाओ, वो कुछ तेल का एनीमा देता है, उससे ठीक हो जाता है। और सच में होता है, सर जाते रहे। उन्होंने तो इसको फिस्टुला ही बोल दिया, बोला कि इसको ऑपरेट करेंगे, इंटरनली चेकअप भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई लक्षण भी नहीं दिखा, डायरेक्ट बोल दिए, तब ये भाग के आए इधर और से। सर्जरी करने से फिस्टुला का एक ओपनिंग तो आप खुद कर रहे हैं, सर्जन लोग खुद कर रहे हैं। जी उसका जी क्या जी गारंटी है कि वो हील हो जाएगा, क्या गारंटी है? जी। उसमें 2 महीना बोल रहे हैं, हो सकता है 6 महीना भी लग जाए हील होने में। कई बार होता है सर, वो तो हमारे यहाँ गुरुजी को 9वें बार हुआ। वो क्योंकि संप्राप्ति भंग नहीं करते, अग्नि अच्छा नहीं करते, मल की नहीं शुद्धि नहीं करते, सब पेट में टॉक्सिन्स जमा है, वो कैसे ठीक करेंगे? नहीं, इसने चिकित्सा दीपावली में बहुत काम किया, और उसी की वजह से इसको प्रॉब्लम हो गया, जी और पहले भी पेशेंट था ये, इसका लिवर इसको प्रॉब्लम था, तो SGOT SGPD इसका हमेशा बढ़ा ही रहता था, फिर यहाँ 2-3 महीने ट्रीटमेंट लिया तो ठीक हो गया, हेल्थ भी अच्छा हो गया, 3-4 साल पहले, अभी जी फिर इसको ये ऐसे जनरेट हो गया ये प्रॉब्लम। जी।
तो जी सर, थैंक यू। हम जो चिकित्सा करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा होती है। जी 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 सर, जी। थैंक यू सर आपको बताने के लिए। हाँ, आप ये वीडियो भेजिए, और वो क्या दवाई है, पेन किलर आप जो दिए ऑर्थो वाला, वो बताइए हाँ उसमें। सर, हाँ सर, हाँ सर जी, अभी डाल दे रही हूँ। जी। जी। बाकी किसी को कुछ बोलना है क्या ये टॉपिक पे, या ऑटो इम्यून डिजीजेज पे कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सुरेंद्र यादव जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? सुरेंद्र यादव जी, अनम्यूट करके बताइए आपको क्या क्या तकलीफ था, अगर आप शेयर करना चाहें सभी लोगों से, तो हम सब वैद्य लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शायद सर नहीं सुन पा रहे। सुरेंद्र यादव जी, सर आपको भी ऑटो इम्यून डिजीज था? प्रणाम वैद्य जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम सर। आप हाँ अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं सर, सब लोग थोड़ा सीखेंगे। बोलिए। हाँ वैद्य वीडियो। जी, हाँ अभी कर रहा हूँ वैद्य जी। आप देखिए, ये सर को ना ऑटो इम्यून डिजीज था, तो ये डॉक्टर्स लोगों ने कहा था कि आप नहीं ठीक हो सकते हैं, ये बेड रिडन थे। अभी ये मेरा दवाई से ठीक हो रहे हैं। ये सर को आयुर्वेद बहुत इंटरेस्ट लगता है, और ये सर एमबीए किए हुए हैं भारतीय विद्यापीठ से, और बीटेक भी किए हुए हैं। ये भी बताएंगे अपना सब चीज। वीडियो ऑन करिए। हाँ वैद्य जी, अभी कर मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ। हाँ, हाँ नमस्ते सर। हाँ वैद्य जी, नमस्ते वैद्य जी, प्रणाम वैद्य जी। हाँ, आपको वैद्य क्या क्या तकलीफ था, आप अपने बारे में सब डिटेल में बताइए सभी हाँ लोग। वैद्य जी, मेरे है ना 2000 सन 1999 2000 में रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया था जी। जी। तो काफी एम्स वगैरह मेदांता हर जगह ट्रीटमेंट करवाया। जी। तो फिर आपसे जैसे पता चला ना, ये पता तो चल गया था 1 साल में, परंतु वीडियो देख नहीं पाया पूरी। जी। अब पता चला ना, आपसे कांटेक्ट हुआ तो वैसे जैसे अभी मैं बैठ नहीं बैठाते थे ना मेरे पीछे हाथ लगा के जब इसी- आपने मेरा ट्रीटमेंट लिया उसके पहले क्या कंडीशन था, और अभी क्या हाँ हाँ कंडीशन है? वैसे वो बता रहा हूँ, उससे पहले ना ये नीचे हाथ लगा के मेरे, और फिर ऐसे उठाते थे बहुत, मतलब 6-7 महीने तक लगा था। और अब वैसे अभी आपके सामने दिख रहा हूँ, कितना दिखता है वीडियो में, और ये ऐसे अपने आप ही, और ये खड़ा हुआ देखिए, इनका कमर का आम बात ठीक हो गया, है। हाँ आम का पचन होने हाँ, से। घुटनों सही। में था वैसे जी बहुत ज्यादा। और अभी वैसे क्या है, मेरी मदर थोड़ा तकलीफ हो गई थी अभी 10 दिन पहले। तो काफी सर्दी है, आप बता रहे थे ना, सर्दी मौसम चेंज हुआ अभी तो उसी हिसाब से उनको होगा, वो बहुत देर से चिल्लाने लगे। तो गाँव है हमारा 1 किलोमीटर पे, तो मैं गाड़ी चला के ले गया ड्राइविंग करके। अरे वाह, हाँ वैसे, कॉन्ग्रेचुलेशन सर। हाँ वैसे बिल्कुल आराम से चला के ले गया। और अब है ना 1.5-2 घंटे डेली घूमता हूँ। अच्छा। हाँ जी, एक कदम नहीं चला जाता था वैसे जी मेरे से बिल्कुल। जी। हाँ वैसे वो आम पाँच चौपटी और 1.5-2 किलो के करीब लस्सी तक रज लेता हूँ। जी। और मेथी और गाजर की सब्जी मैडम, ये वेजी, और मूंग दाल, सुबह मूंग दाल की जी। सब्जी। तो आपको सर अभी भूख लगता है, पेट हाँ साफ खूब होता है? अच्छा भूख लगता है वैजी, मैंने खाना खा भी लिया। अरे वाह, मतलब हाँ सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं आप? हाँ खा लिया वैजी, बहुत अच्छा लगता है, मांगता हूँ खाना लिया ना, खाना लिया ना, क्योंकि जी। पहले 9 बजे खाता था जी। तो जी। उसी हिसाब से टाइम, अब तो 6:30 बजे करीब खा लेता हूँ। और सुबह आपका पेट साफ अपने आप होता है? हाँ पेट साफ है जी, जैसे मान लो कभी आम पाचक नहीं लेता ना जी, तो जी। उस समय थोड़ा सा महसूस होता है, आज जैसे 10 मिनट लग जाता है। और आम पाचक ले लेता हूँ तो 1-1.5 मिनट में पूरा पेट साफ, दोनों टाइम सोच निवृत्त तो होता हूँ। आप मेरा आम पाचक कितना कितना ले रहे हैं? वैसे जी लगभग कभी 35 हो जाता है, कभी 30 हो जाता है, कभी 40 हो जाता है जी। जी। हाँ इतना। उससे जलन वगैरह नहीं हो रही ना सर? जलन नहीं हो रही वैसे जी। एक आंवला कैंडी, 2 आंवला कैंडी ले लेता हूँ, मतलब बीच में और सुबह पेठे की सब्जी लेता हूँ मेथी डाल के। बहुत बढ़िया सर, उससे तो ताकत आएगा पेठा की हाँ सब्जी हाँ से। पेठा आपने बताया था ना जी, तो वो ही लेता हूँ लाल। सर, तो आपको ये प्रॉब्लम कितना साल से था हाँ पहले? भाई जी, ये मेरे प्रॉब्लम था 1999 2000 में। मैंने 97 में आपके भारतीय विद्यापीठ से एमबीए की थी जी। जी। तो बिल्कुल सही था, बच्चा हुआ बिल्कुल सही था जी। अच्छी तरह जी। एक्सरसाइज करता था, फिर रात को जैसे दूध है ना रख देते थे, मैं पीना भूल जाता था, सुबह उठ के पी लेता था। और मतलब ये ठंडा दूध पीना ये हेतु है हाँ आपका? हाँ जी, और एक रात वाला बेलगिरी। दूध सुबह पी लिया आपने हाँ जी, ठंडा और एक ठंडा? बेल पत्थर होता है ना जी, बेलगिरी ये जी। कहते हैं जी हम। जी। जी। यहाँ इसको मतलब दूध में 1-1 किलो दूध में मिला के पी गए, तो वो जठराग्नि मंदा हो गई बहुत ज्यादा जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, हाँ तो आप कितना शुद्ध आयुर्वेदिक भाषा बोल रहे हैं? हाँ जी, अब तो अग्नि इसी बंद हो में गया। अब डेली 10-15 वीडियो डेली देखता हूँ जी, हाँ डेली जी। 15 वीडियो करीब लिखता रहता हूँ उसमें, और देखता रहता हूँ। तो मतलब जठराग्नि बंद हुआ, फिर क्या हुआ सर?
हाँ वैसे फिर ये जैसे आपने ये बताया ना, बीच में काफी लेते रहे जी, हर चीज ली जो भी है ना, भिलावा भी लिया, कुचला भी लिया, सब जो जो थी, जो बताते गए, जहां जहां भेजते गए वहां जाता रहा जी। जी। अब किसी ने दवाई बताई, वो उन्होंने ना जी, ये लकवे की दवाई थी, बोले ये गठिया की भी है ले, तो उससे मेरे दोनों पैर बिल्कुल स्तंभ हो गए एकदम। अच्छा, और साइड इफेक्ट हो और गया। हाँ, साइड इफेक्ट हो गया। मैंने और ये कहा उन्होंने, देने वाले ने, कि भाई अगर तुम्हें ना दवाई अगर सूट, मतलब दर्द बढ़ रहा है अगर तुम्हारे, तो जी। इसका मतलब दवाई लग गई है तुम्हें। अच्छा, ऐसे भी कहा कि आपका अगर स्तंभ बढ़ रहे तो दवाई हाँ लग गई। अगर, हाँ अगर दर्द बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब दवाई लग गई। तो मैं लेता रहा भाई जी। जी, 20 दिन 21 दिन में ऐसा आ गया बिल्कुल, जैसे वो उठा के पकड़ के ले जाने वाली कंडीशन आ गई भाई जी मेरी। फिर मैंने जी। बंद की जी, फिर उन्होंने बोला 1 महीने फिर शुरू कर देना, 1 महीने बाद। तो भाई जी कोई इलाज ही नहीं दिखाई दे रहा था, हार्ट और पे भी आ सर, गए थे जो, हाँ वाल्व एम्स बता रहे। में एम्स में डॉक्टर लोगों ने क्या बोला सर? एम्स एम्स में में और वेदांता में? एम्स में भाई जी उन्होंने मैथेट्रेक्स और वो स्टेरॉइड और इंजेक्शन लगाने लग गए थे जी घुटने में जी। जी। हाँ, और भैया इसके अलावा तो एक 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 पेन किलर देते थे, वो औरन जी। तो सर आप ठीक तो नहीं हुए ना? हाँ नहीं हुआ भाई जी, कुछ भी नहीं हुआ। मेदांता में दिखाया, वो नीचे है ना जो ऐसे जो एक होता है, ये अल्सर टाइप में हो जाता है घुटने के टखने के पास, जी। तो वो भी फट गया था वो अल्सर होके, और वो उसमें से मवाद पीप निकलने लग गई थी बहुत जी। ज्यादा। जी। अब भाई जी आम पाचक लेने के बाद तो है ना, और लस्सी पीने को तो ऐसा करता है भाई, वरना कितनी बार पियो जी। जी। और हाँ सर पहले, मैं एक बात बताऊं, हाँ आपको शायद याद होगा, आपने मुझे जब कॉल किया था, हाँ मैंने जी, बोला था कि 4 महीना मिनिमम, हाँ मैक्सिमम जी, 1.5 साल में ठीक कर दूंगा। हाँ जी, हाँ तो मैंने अभी कहा था कितना भाई जी टाइम हो गया? 10 साल लग जाओ जी, बिल्कुल। अब तो भाई जी अब 1 महीना और 1 महीना और 10 दिन हो गए जी। अच्छा, 40 दिन हुए। मैंने हाँ जी, आपको 4 महीना बोला था, एक हाँ सौ जी, बीस हाँ दिन और हाँ भाई जी, 40 दिन में इतना इम्प्रूवमेंट है। हाँ मैंने अभी इसीलिए है लगभग, और ग्लो आने लगे भाई जी, स्किन पे भी है ना हाँ। वो है ना, अनमोल भरने लग गया है और चेहरा जी। सर प्लीज, हम सब लोग देख भी रहे हैं, थोड़ा हाँ सर किसी को ये मोबाइल दे दीजिए, आप थोड़ा चल के दिखाएंगे क्या सर? हाँ बस देखना वैसे चाहते हैं कैसे चल पाते अभी हैं। वैसे बेटे को बुला लेता हूँ। हाँ। वैसे आप मैसेज मैसेज भी लेती है, इनके भी थोड़ा उदावर टाइप की प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, तो आपको उदावर्त शब्द भी मालूम है? हाँ जी, अजय आपसे सारा सीख रहता हूँ सारे दिन जी। तो जी, थोड़ा चल के दिखाइए ना सर, और नीचे हाँ बैठ के उठ के दिखाइए। देखिए आप सभी वैद्य लोग, देखिए, इनको एम्स में बोल दिया था ऑटो इम्यून डिजीज है, रूमेटाइड अर्थराइटिस, ये ठीक नहीं हो सकता है। डॉक्टर लोगों ने बहुत सारे स्टेरॉइड्स दे दिया, पेन किलर दे दिया, और बस दवाई चल रहा था, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहे थे। बेड रिडन थे, मतलब बेड पे सोए हुए थे, उठ भी नहीं पा रहे थे। हाँ सर, सुरेंद्र यादव जी, आपका ये हो रहा है, आपका स्टक हो रहा है सर, हैंग हो रहा है। तो ये मेरा दवाई खा रहे हैं, आम पाचकवटी और बाकी सब दवाइयाँ, मैं बताऊंगा क्या क्या दे रहा हूँ, वो मैंने लिखा हुआ है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो ये अभी उठ, चल फिर सकते हैं। सुरेंद्र यादव जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया आप देखिए वीडियो, कहीं आपका रुक रहा है। मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ, मैं ऐसे ये नहीं बोल रहा, अपनी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोलता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग भी कर सकते हैं। जो बड़ा बड़ा ऑटो इम्यून डिजीज से लोग डर जाते हैं कि हम कैसे करेंगे। ये देखिए सर, ये बेड पे लेटे हुए थे जब इन्होंने मुझसे बात किया था कि मैं भारतीय विद्यापीठ से 97 में एमबीए किया हुआ हूँ, बीटेक किया हुआ हूँ, एमटेक किया हुआ हूँ। बेड रिडन थे, और 40 दिन में देखिए सर चल रहे हैं। वैसे पहले मैंने इसको पकड़ के चलता था ऐसे, अच्छा। थोड़ा 2-4 कदम भी चलता ना, जो ऐसे चलता था। जी। ये वाइपर बांध रखा है जी। अब भाई जी कोई जरूरत नहीं इसकी, बिल्कुल। जी। अब बिल्कुल आराम से। वेरी गुड सर। ये जैसे जैसे आम पचन होते जा रहा है ना, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। सर, आप थोड़ा नीचे बैठ के खड़े हो सकते हैं, नीचे बैठ वैसे के। अभी नीचे नहीं, नीचे नहीं, अभी बेड पे बैठ सकता हूँ भाई जी आराम से। अच्छा, बेड पे बैठ के दिखाइए सर। हाँ भाई जी बेड आराम से पे बैठ बैठिए, सकता हूँ। बेड पे बैठिए और खड़े हुए, मतलब कमर हाँ वाला तो ठीक हो गया है। भाई जी, बिल्कुल आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती, कट कट करे बिल्कुल नहीं होती, और आराम से बैठा रहता जी। एकदम। हाँ, देखिए देखिए आप सब भाई जी लोग। हाँ, हाँ अच्छा, भाई जी आपके हाथ पे डिफॉर्मेशन है अभी, ना। आपका हाथ ये, अभी डिफॉर्मिटी है सर। हाँ वो घी बाद में अभी है ना, जैसे 3 महीना वो करने के बाद है ना, निराम होने के बाद फिर लूंगा जी। देखिए, ये हमारा लेक्चर सुन सुन के निरामावस्था आने के बाद खाएंगे घी, इनको सब हाँ अभी समझ आता अमावस्या है। चल रही थी। थैंक यू सर, थैंक यू।
वैसे प्रणाम, सभी सभी प्रणाम को सर, प्रणाम। सभी को प्रणाम ये बोल रहे हैं। आप लोग देखिए, हमारे जो पेशेंट होते हैं इनको सब समझ आता है कि आमावस्था क्या है, निरामावस्था क्या है। ऐसा होना चाहिए कि मतलब पेशेंट कितना, मतलब जो बोलते हैं ना कि हमें ये सर अवस्था समझ आ रही है। सर हाँ बोलिए मैम। नमस्ते सर। सर इनको मतलब अभी पेन नहीं रहता ना, जो आम मौत का रहता है नहीं, टिपिकल वो? नहीं पेन नहीं रहता है, बिल्कुल इन्फ्लामेशन भी खत्म हो गया बिल्कुल। हाँ, और वो बिल्कुल एकदम घुटने में स्टेरॉइड्स जो वगैरह सोजन कुछ भी नहीं लेते ना सर? स्टेरॉइड्स नहीं हाँ, लेना है ना, सब बंद है ना? नहीं नहीं स्टेरॉइड कुछ नहीं ले रहा, वैद्य जी का आम पाचक और ये मेथी की सब्जी शाम को, सुबह पेठे की और मूंग की दाल जी। ओके। आप हाँ लंघन भी 1.5 2। करते होगे ना बीच बीच में? हाँ लंगन वैद्य जी ने बताया था ना, जो शुरू में जैसे कम सुनता था तो उस समय मैंने सारा ये जो दाल थी, वो कुल्थी की दाल का मूस और ये सारे जो वैद्य जी ने बताया था आम, उसी हिसाब से किया था पहले जी। कुल्थी का यूज ओके। पीते थे ये उस टाइम हाँ पे। हाँ 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 ओके। हाँ जी। और अफैज जी ने भेजा ना, मैंने लगभग 1 किलो के करीब ये मंगवाई जी आम पाचक, हाँ तो अच्छा हाँ वो अच्छा। लेता हूँ। हाँ, और वो हाँ। बहुत तो अच्छी लगती दिन है, में कितने बहुत ही। लेता है आप आम पचक वटी? कितने कितना लेते हैं टैबलेट? लगभग कभी 30 हो जाती है, कभी 35 हो जाती है, 40 में थोड़ा सा मतलब महसूस सा होने लगा। हाँ अच्छा, तो 40 में हाँ महसूस जी। हाँ हो जाता है। तो 35 कितना 30 जरूरत था 35 मैम, 30। हाँ सर। शरीर के। इनको कितना जरूरत था आम पाचन होने का। हाँ वही तो इतना 40 का ले रहे थे, अभी भी ले रहे तभी हैं सर तो 40? हुए थे उनके हाँ सर, अभी ले तभी रहा हूँ जी, तुरंत अभी रुक बिल्कुल। गए हाँ थे कफ में। एक पूरा 40 स्टोर अभी तो। भी ले रहे हैं क्या? हाँ 40 अब भी ले रहा हूँ जी, 35 के करीब, 30 35 30 35 ये लगातार ले रहा हूँ। और सर आपका जो डिफॉर्मिटी है ना, वो मैं गारंटी हाँ देता जी। हूँ, डिफॉर्मिटी पूरा ठीक कर दूंगा मैं, एकदम ठीक हाँ हो सर जाएगी। घी। हाँ घी आपने बताया ना, घी मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत ज्यादा अच्छा अभी लगता है रुकिए, अभी तो। रुकिए, ग्रामावस्था आने दीजिए 3 4 महीने हाँ तो जी बाद। कौन ठीक। सा घी हाँ दिया जी। है सर? अभी बोला नहीं है, दूंगा मैं, अच्छा, दूंगा। ओके। हाँ अभी देंगे 3 महीने बाद जी। हाँ खाना खा लो। सुनिए, आप लोग ये बताइए कि इतना भी हमने पेशेंट को किया, जो 97 से बेड रिडन थे, इतने बीमार थे, तो इनके जो रोए रोए से आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। वेरी नाइस, हाँ वेरी सारे नाइस। परिवार का मिल रहा है, सारे परिवार का जी। जी, हाँ, सारे उसका कोई परिवार का मूल्य मिल ही रहा है नहीं जी। है, जो आशीर्वाद दिल से आता है ना, वो कहीं ना कहीं हमें हर जन्म में उसका पुण्य मिलता है। सर ये सबसे बड़ी कीमत दौलत ही है सर, मैंने करोड़ों रुपए कमाए सर, मैंने अपनी उम्र में, छोटी सी उम्र में जी। तो अपने गांव का उप सरपंच था जी मैं, अपने गांव का जी। जी, और परंतु इस बीमारी ने ना जी सब कुछ खो दिया जी, मेरा सब कुछ। अब दोबारा फिर उम्मीद बन गई जी, पूरी पूरी उम्मीद, 100% उम्मीद बन गई जी। 100% आप ठीक होंगे। और इनका हेतु हाँ क्या मिला कि ये दूध गर्म करके रात को रख देते थे और सुबह बेल डाल के वो पीते थे। उससे अग्निमंद होते गया, होते गया, होते गया। अग्निमंद हुआ, जठराग्निमंद होके सब आम जो है, रसवस स्रोतस में सब जगह जाके, और वहां पे आमवत कर दिया सब जगह। फिर जो आपने बताया था ना बस्ती, तो मैंने मात्रा बस्ती ली, निरो बस्ती ली, तो मात्रा बस्ती ली तो सर उसमें इतने बड़े बड़े मतलब वो ना आम के पीस बड़े बड़े जी निकलते फल हैं बहुत निकला। ज्यादा जी। हाँ जी, जी। लेकिन फिर अभी आपने कहा तेल भाई। वाला मत लीजिए सर, अभी थोड़ा टाइम अभी और जाने हाँ नहीं अब दीजिए। बंद कर दिया, फिर आपने बताया वीडियो सुनता था तो उसमें भाई जब तक निराम ना हो जाए ना, तो ये भी ना ले, अरंड भी ना ले। जी, और सर तो आप जहां पर है वहां तो कितनी ठंडी है, तभी आपको पेन हाँ हो रहा है। ये सबसे कमाल है कि पेन नहीं हो रहा हाँ आपको। तो बहुत खुशी मिलती रहती है सर, अपना आप सबको उठा, जैसे लेट सोती है ना उनको उठाता हूँ, उठ जाओ भाई। जी, आपने बताया भाई सूर्य नमस्कार, तो बच्चे से सूर्य नमस्कार करवाता हूँ जी, सो जी सर। हाँ, बच्चे सर को ये पढ़ा के जी तक्र भी लाइन सेवन करवा करते दीजिए। थे? तक्र कितना पीते हैं सर, छाछ? तक लगभग वैसे 1.5 लीटर करीब हो जाता है ये, ताजा पीता हूँ, जैसे आपने बताया ना, हाँ पे 5 मिनट के अंदर पी ले। जी, जी। तो हाँ वो उसमें पूरा दिन मट्टी में की 1.5 लीटर हंडी। तक पी लेते हैं? हाँ 1.5 लीटर आराम से पी लेता हूँ जी। जी सर, जी। एक एक 8 के रेशो से जी। जी, और आपका मल प्रवृत्ति भी 1.5 मिनट में अच्छे से हो जाता है, पूरा पेट हाँ साफ। डेढ़ एक एक 1.5 मिनट में हो जाता है भाई, दोनों जी, समय जी। जी। और सर जब आप बिल्कुल। बेड रिडन थे तब आपका मल प्रवृत्ति कैसे होता था, जब वैसे आप बीमार थे? 3 बार जाना पड़ता था और वो कैसा होता जी। है, चिपका चिपका होता था क्या? हाँ चिपका चिपका रहता था जी, कभी टाइट हो जाता है, कभी चिपका चिपका, बात का और बहुत ज्यादा था भाई, पेट में और गुड़ गुड़ सर गुड़ गुड़ भूख गुड़। भूख उस टाइम लगती थी जो अभी लग रही है? हाँ भूख भूख कभी तो लगती थी वेजी, और कभी कहता नहीं ले जाओ सब्जी ले जाओ, नहीं नहीं अच्छी इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं। जी, अभी तो आपका अच्छा खून भी बन रहा है, रस रक्त हाँ मांस खून में। बढ़ रहा है, खुशी बहुत है वेजी, बहुत ज्यादा खुशी है जी। जी सर। हाँ बहुत अच्छा जी। हाँ सर, आप मंथली कोई भी रूप अपडेट। में है, आप कोई भी रूप में है, लेकिन हमें आशीर्वाद दे रहे हैं।
वो बहुत बड़ा है। सारा परिवार दे रहा है सर, सारा परिवार जी, टोटली। जी सर। मेरे बच्चा है सर, आईआईटी करके जॉब लग रहा है। तो ये इस मैंने कंप्यूटर हाथ वो डिफॉर्मिटी हो गई थी ना, और जीवा से निरुत्साहित हो गया था जी। तो मैंने ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया, इन पे मोबाइल कंप्यूटर वगैरह पे। तो बच्चा है ना, ये सिखाता है तो खुद ही जिज्ञासा होने लगी जी हर चीज की। और डाउनलोड करके लिखता रहता हूँ जी, नोट्स बनाता रहता हूँ भाई, ये है ये है। तो आपने इतनी हजारों दवा, हमने तो दवाई सुनी नहीं थी। क्यों, हमारे स्वामी जी, स्वामी रामदेव जी हमारे पड़ोस के ही हैं जी, यहाँ पे हरियाणा में। अच्छा। बिल्कुल। तो उनकी वो सुनते थे तो अब हम उनसे वो भी ली हमने जी, इनकी जो पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड। परंतु जी वह जी वो मेरे ना, जैसे ये जो तासीर है वो गर्म है, जी। पित्त उजलाती प्रकृति। तासीर है। हाँ, हाँ, पित्त उजलाती मैंने प्रकृति है। जी हाँ, पित्त प्रकृति, तो एकदम जलने लग जाता था, सारा सारी कमर है ना ब्लैक कर ली थी जी मैंने, खोर खोर के। जी और बुला बुला के कहता खोर दो मेरे, खोर दो मेरे। तो वो जी। खोर खोर अब है जी बिल्कुल ऐसा बढ़िया हो गया, साफ शरीर होने लग गया, बहुत अच्छा। सारे दिन खुशी रहती है पूरे आपका परिवार में भाजक मुझे। पित्त अच्छा हो रहा है, आपका ओज बढ़ रहा है, आपका शुक्र धातु अच्छा हो रहा है, मज्जा बढ़ रहा है, सब मतलब हाँ शरीर नया बन रहा है, पूरा कायाकल्प हो रहा है हाँ, सब। सब जी खुश होने लगे भाई जी। अब 20-22 साल है ना, मेरी मिसेज वगैरह परेशान रही। तो अभी शादी थी भाई जी, अभी 24 तारीख की। जी तो सर। ये ना खूब शादी में कूद कूद के नाची जी। अरे वाह। तो जी हाँ, खुशी में सब बोले भाभी जी तो आज तो कूद कूद के नाच रही हो, तो भाई सही हो गए ना तो। जी। सर और थोड़ा, मैंने 4 महीना बोले ना, और थोड़ा टाइम जाने दीजिए, फिर देखिए क्या और इम्प्रूवमेंट होगा। नहीं सर, पूरे जीवन सर आपके चरणों में रहूंगा सर, सर पूरे आप ना जीवन। ठीक होने के बाद पुनः आइए, और भारतीय हाँ विद्यापीठ देखिए कितना चेंज हो गया है हाँ भारतीय विद्यापीठ। हाँ सर, मैं 97 में गया था सर मैं। जी ठीक है सर, बहुत बहुत अच्छा अच्छा लग लगा। रहा है सर। जी। मैं यही सभी आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जब भी ऑटो इम्यून डिजीज करके लोग आते हैं तो घबराइए मत। अपना ही आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ है और परमानेंट ठीक करता है। 100% करता है सर, 100%। बस सर इसको आप ढंग आयुष से है ना। दर्पण से तो जुड़े हैं, आपको आयुर्वेद तो हाँ काफी अब तक समझ रहा होगा। तो अभी हाँ कैसा जी, लग रहा है आपको सर, ये सब सुन के बहुत कैसा? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा, एकदम टाइम टू टाइम, बिल्कुल 7 o'clock एकदम बैठ जाता हूँ सर मैं। सारा परिवार है ना, वो सारा लगा लो के भाई अब आपका समय हो गया क्लास होने वाली। जी। जैसे आपने बोला था 7 वाली क्लास अटेंड किया करो शाम को, तो मैं 7 वाली ये अटेंड इनको करता हूँ जी इंटरेस्ट हर है शाम। आयुर्वेद में, आयुर्वेद में इंटरेस्ट है, ये फॉलो भी कर रहे हैं, और हम लोगों सबको ये जानते हैं। असल में मनीषा मैम, अखिलेश तिवारी जी, पल्लवी मैम, सबको ये जानते हैं। बोलते नहीं थे लेकिन इनको सब मालूम है, सब चीज मालूम सब है। सर, आदित्य सर, त्रिवेदी सर, और हाँ बत्रा सर हैं, हाँ और मैडम शशि मैडम, और हाँ। अंजना मैडम। हाँ, सबको जी बहुत ज्ञान से गौर से सुनता हूँ जी, बहुत गौर से जी। जी। अब आप हमारा परिवार का हिस्सा हैं सर। हाँ, परिवार का सर बहुत। मुझे मुझे पहले सर मैं पिक्चर में देखता था, जैसे बोर हो जाता था पढ़ कर, तो कभी राजेंद्र कुमार अब सर ये पिक्चरों से 100 गुना अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम जी। जी सर। जी हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है सर। जी सर, थैंक यू सर। तो अभी आप और अच्छे हो जाएंगे, आपकी उंगलियां भी हमें ठीक करना है सर, डिफॉर्मिटी को हाँ पूरा ठीक करना है, थोड़ा और निरामावस्था आने का वेट करते हैं, फिर देखते हैं हाँ सर। जी, हाँ जी ठीक सर। थैंक यू। सर अपना आशीर्वाद बनाए रखें सर पूरे परिवार। सब हम एक निमित्त है, देने वाले तो भगवान है सब, हम तो रास्ता है। जी तो सर ठीक है। हमेशा खुशी रहती है सर पूरे परिवार को जी। और छोटा मोटा है ना सर, कोई आ गया, अभी शादी थी 24 को, तो हमारे भाई की मिसेज वो सर, उनके थोड़ा सा डेट की प्रॉब्लम हो गई थी, तो कष्ट होने लग रहा था। तो मैंने फौरन, आपने बताया था ना एक दो दवाई, वो भी मैंने उनको दिलवा दी जी। जी तो जी वो फिर फोन आया उनका गुड़गांव से, नोली जी दीदी क्या दिया था, मैं बोली अजमोद और एलोवेरा दिया था। जी। तो ऐसे वो एक नोलू मेरे बिल्कुल सही हो गया। मैं बोली, तो रजत वो परिवर्तनी सब वटी ले ठीक है लो। सर, लेकिन जैसे आपने दूध और बेलगिरी खाया तो आपको आमवत हो गया, इसलिए जो भी हाँ इलाज है वो डॉक्टर की सुपरविजन में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सेल्फ हाँ ना, वो मेडिकेशन है। वैसे मैंने जैसे बेलगिरी ज्यादा ली ना, यहाँ पर राबड़ी बनती है हरियाणा में, तो वो जी सर। राबड़ी भी ठंडी होती है। तो जी उससे और ज्यादा वो जकड़ता चला गया जिस तरह शरीर। जी सर। इसलिए ना खुद सेल्फ मेडिकेशन खतरनाक होता है सर, कभी हाँ भी। ना, नहीं वैसे नहीं बताया, जी अब नहीं ठीक है सर। बताएंगे आप। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सर आप हमसे बात किए। जी हाँ सर, वैसे थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका जी, आपकी जी आवाज सुनी बहुत अच्छा प्रणाम लगा। सर। जी हाँ वैसे प्रणाम, नमस्ते जी। नमस्ते सर। और किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ बोलना है, पूछना है तो पूछिए, बताइए, नहीं तो हम तो थोड़ा ब्रेक ये लेते हैं। सर, हाँ ये जी। पेशेंट में आपने वैतरण बस्ती वगैरह दिया था सर, बोला नहीं था? ये मैम हरियाणा में है ना।
हाँ हाँ हाँ। मैं बात तो करता हूँ लेकिन मैंने आम पाचन ही किया। सिंहनाथ गुगुल दिया, मैंने महायुगराज गुगुल दिया, त्रयोदशांग गुगुल दिया, हाँ हाँ। बात गजांकुश, बदल बदल के दिया, एकांग वीर रस, और आम पाचक पे ज्यादा दिया। और इनको पूरा डाइट चार्ट मैंने बताया कि आपको अच्छा, सुबह बाजरे का रोटी, अदरक लहसुन का चटनी, लहसुन का मुद्रा लेना चटनी, है। हाँ हाँ जैसे जैसे इनका आम पाचन हो रहा है वैसे हाँ। वैसे इनका फ्लेक्सिबिलिटी आ रहा है और ये चलने लगे, डांस करते हैं। बस ये है सर कि हाँ इसमें बोलिए। डिफॉर्मिटी आप कैसे, मतलब क्या प्लान करेंगे, डिफॉर्मिटी कैसे ही करेंगे आप कि वो। देखिए तो मैं डिफॉर्मिटी का भी आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, उसके भी मेरे पास बहुत सारा आइडिया है। हाँ हाँ, ओके सर। हाँ मनीषा मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं? जी सर, जी सर, मैं भी यही पूछना चाह रही थी कि ये डिफॉर्मिटी के लिए हम क्या करेंगे यदि डिफॉर्मिटी के लिए क्या करेंगे, कोई। पहले हम पूरा निरामावस्था आने देंगे। जी निरामावस्था जब आ जाएगा तो हम ना इनको उंगली पे कुछ ऐसे लकड़ी टाइप बांध के रखने को बोलेंगे, जी जी और जी कुछ जी तेल का अभ्यंग बोलेंगे वहां पे। तो वो अभ्यंग कर करके फिर वो, और फिर मसल्स को ताकत देने का कुछ तेल है, मैं सब बताऊंगा, वो मैंने प्लान बना के रखा है। तो हाँ वो सर, क्योंकि वो दूर है, पास में है नहीं, पंचकर्म हो नहीं पाएगा, तो इसलिए घर के लिए अभी इनको तो। पंचकर्म तो देना नहीं है मैम, इनको अभ्यंग जी दे सकते हैं निरामावस्था आने के बाद। जी बात जी। लेकिन इनको मालूम है कि मात्रावस्थी क्या होता है, निरू क्या होता है, इनको सब मालूम है, आता है हाँ सब। सर, ये तो पूरा वैद्य बन गए हैं। और ये तो खुद ही आयुष बताए दर्पण ना, पूरे भारतवर्ष संप्राप्ति ये के खुद ही बताए। सोचिए ना कि मैं बेलगिरी लेता था, दूध लेता था, मुझे जठराग्नि हुआ, मुझे ये हुआ वो हुआ, खुद ही बता रहे हैं। जी। असली में 97 से ये इनको तकलीफ है, सर 97 से कितना 2023। पेनफुल है ना, बहुत सालों से बेचारे इतना। और पर बेड बेड रिडन थे पर। मैम। जी, कि बहुत आपने बहुत बहुत लंबे ये समय। किया, मेहनत किया सर, आपका सच्ची ये है। 25 साल से कोई बीमार है, सोचिए। हाँ हाँ, सोचिए। लेकिन ये 40 टैबलेट देना आम पाचक बटी का, ये भी तो हम लोग के लिए एक उनको अलग ही जरूरत है मैम, अन्वेषण। उनको जरूरत है, उनका शरीर को जी चाहिए। तभी तो 40 दिन में वो खड़े हो गए। और मैंने उनको कहा है जब आपको गर्मी लगे या लूज मोशन हो तो कम कर दीजिए, तो बोले ना सर 30 35 40। वो आम पाचक फिर पानी के साथ बोल देते, कैसे आप ऐसे ही ले लेते ना? तक्र तक्र के साथ। अच्छा हाँ। तक्र। ओके ओके। इनके बॉडी को जरूरत है उतना, इतना आम, इतना ज्यादा शरीर में, कम से कम 50 किलो तो आम था पूरा, सारे स्त्रोतस में, एक एक सेल के आसपास जॉइंट्स में सब भर गया था। उठ ही नहीं पा रहे थे ये। हाँ सर का जो बराबर। पीठ है ना पूरा अकड़ गया था मैम, पूरा जैसे कि दरवाजा जी। का होता है ना वैसे पूरा पीठ अकड़ गया था। लकड़ी जो होता है ना वैसे पीठ अकड़। बैम्बू स्टिक, हाँ बैम्बू स्टिक जैसे हो जाते हैं वो सर। सर इनका पैथोलॉजी में क्या क्या था, डिफेक्ट निकला? वही आर ए फैक्टर ही था, ESR बढ़ा हुआ था। और जी वो स्टेरॉइड देते थे एलोपैथी के। एम्स में तो बोल दिया था कि हम इलाज करेंगे लेकिन ठीक होंगे कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है। सर पर ये है कि पेन नहीं है, यही आश्चर्य की बात है। नहीं तो सर मेरे पे तो पेशेंट हम चालू करें तो भी पेन नहीं सहन करते, फिर नहीं वो तो थोड़ा सा पेन कैसे होगा? मैं आम पंचक बटी जो दे रहा हूँ वो बॉडी में इतनी उष्णता बना देता है कि ठंडी इनको अंदर जा ही नहीं रही है बॉडी में। हाँ सर। सर, ऐसे पेशेंट को वृश्चिक दंश वेदना इतनी ज्यादा होती है, पूरे हाँ संधियों में इतना पीड़ित होते हैं कि वो स्टेरॉइड ले ही लेते हैं हाँ जी। मैम। इनके। तो और सर इनका सर, आपने वो रुक्ष श्वेत बोला था इनको, वो रुक्ष। हाँ मैंने बोला था वालुका स्वेद वगैरह, लेकिन ये जी अभी नहीं ले रहे, इनको जरूरत ही नहीं है, ये खुद ही चल रहे हैं फिर रहे हैं। मैंने सब बोला था और ये हमारा लेक्चर रोज सुन रहे हैं, दो हाँ महीने सर, इन्होंने आत्मसात किया पूरा आयुर्वेद को और बहुत अच्छे से, तो ये और पॉजिटिविटी भी मिली और इनको। मैम आप ये बताइए, मैं तो ये सर को पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर, मैं तो केवल आवाज सुना था। ये भगवान की प्रेरणा है कि नहीं कि मेरे हाथ से इनको ठीक होना है? नहीं तो मैं पूना में बैठा हूँ या हरियाणा में बैठे हैं। सर ये पेशेंट भिषक वश है, मतलब आपके इधर पूरा सुनने वाला है, जी। ये बड़ी बात है सर। मेरे को तो ऐसा लग रहा है भगवान ने इनको मेरे पास लाया, कैसे भी भगवान की इच्छा है इसीलिए। सर वैद्य और रोगी दोनों यदि डिवोटेड रहते हैं तो आयुर्वेद 100% करता है किसी भी व्याधि को सर। जी ये तो सही है। बता। जी ठीक बहुत है। अच्छा लगा सर, थैंक और यू। कोई कुछ बोलना चाहते हैं, सीमा मैम या कोई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते हैं तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, फिर हम थोड़ी देर के बाद सर मिलते हैं। हाँ बोलिए सर मैम, मेरा बोलिए। एक क्वेश्चन है सर। अगर हाँ कोई रक्तदान करता है तो हाँ, क्या उसको अग्निमांद्य हो सकता है? 100% होता है अग्नि। धातु शायद जहां भी करेंगे उसको जी। अग्निमंद होगा ही ना।
जी अब सर, आपका आज एक्चुअली एक पेशेंट आया था, तो उसको वो लगभग 10 साल से मोंटेलिपास्ट और लिवोसिटिजन ले रहा है। उसको एलर्जिक राइनाइटिस एंड बॉडी में इचिंग होती थी, वही शीत पित्त रहा है, और वो 10 साल से लगातार वो गोली ले रहा है। तो वो आज मेरे पास आया था कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। तो सर उसकी संप्राप्ति में मुझे ये समझ में आया हेतु कि वो इसने बोला कि मुझे ये स्टार्ट तब से हुआ जब मैंने रक्तदान किया था 10 साल पहले। तो उसके पश्चात उसको बहुत ही तीव्र मंदाग्नि हुई, तो 3 महीने तक उसको भूख ही नहीं लगी सही से। तो उसके बाद से उसको स्टार्ट हुआ। तो ऐसे केस में को सर लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ सर आपको विचार कैसे आप करेंगे? आप ऐसे करिए कि पहले तो उन्होंने मंदाग्नि हुआ, फिर उनका खाना भी नहीं पच रहा था, अजीर्णाशन हुआ, जी अजीर्णाशन के बाद भी खाना खा रहे थे, तो फिर उनका जी रक्त की दृष्टि हुई, रक्तवत स्त्रोतस की दृष्टि हुई, उसके बाद शीत जी की हुआ। तो जी आपको एक पहले तो उनका स्त्रोतस शुद्ध करना है, तो दीपन पाचन अनुलोम रक्त पाचक देना है, रस पाचक देना है, फिर जी चिकित्सा देनी है, फिर धातुओं का बल बढ़ाना है, ऐसे करके हो जाएगा। जी 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 सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अभी हम क्वेश्चन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी को।